हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डाटा कृष्णा कोचिंग, आज आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 54 ऑनवर्ड्स। तो हम सीधा सेक्शन 54 पर पहुंचते हैं और वहां से आपको पढ़ाते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 बात करता है उन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की उस सिचुएशन में जहां पर एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। तो 54 को रीड करते हैं और समझते हैं। ये वो सेक्शंस हैं जहां पर बेयर एक्ट रीडिंग सबसे मेन है। रजत, आप रीड करें, 54 सेक्शन को रीड करें। स्टार्ट। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract. समझ में आया? तो मैं समझाता हूं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्लियर? और ए को भी कुछ परफॉर्म करना है, बी को भी कुछ परफॉर्म करना है। ए की तरफ से ब्रीच हो रहा है, नॉन परफॉर्मेंस हो रही है, इसकी वजह से बी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अब बी क्या कर सकता है? वो ए से कॉम्पनसेशन मांग सकता है, ठीक है, ए की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जितना बी को नुकसान हो रहा है। जबकि ए जो कि पहले गलती कर रहा है, ठीक है, वो बी से कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता क्योंकि ए की गलती पहली है। अब इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन ए, स्टार्ट रजत। A hires B's ship to take in and convey from Calcutta to the Mauritius a cargo to be provided by A. B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must take compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. ए का सामान है, ए के गुड्स हैं, कंसाइनमेंट है, जो कि बी के शिप में जाना है। कहां से कहां जाना है? कलकत्ता से जाना है मॉरिशस। ए जब तक सामान नहीं देगा बी को लोडिंग के लिए, तब तक बी का शिप कलकत्ता से मॉरिशस कैसे जाएगा? तो गलती यहाँ ए की है। तो बी हर्जाना ले सकता है ए से, मगर ए बी की परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता कि पहली गलती ए की है, ए ने गुड्स दिए ही नहीं। अब आता है इलस्ट्रेशन बी, स्टार्ट रजत। A contracts with B to execute certain builder's work for a fixed price. B supplying the scaffolding and timber necessary for the work. B refuses to furnish any scaffolding or timber and the work cannot be executed. A need not execute the work and B is bound to make compensation to A for any loss caused to him by the non-performance of the contract. ए ने कुछ बिल्ड करना है, मान लो घर बनाना है। उस घर बनाने का जो रॉ मटेरियल, किसका घर बनाना है? बी का। और बी का जो घर बनाना है, ठीक है, उसका सामान भी कौन देगा? बी। ठीक है जी, मैं फॉन्ट से थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए। अब घर बनाना है बी का, ठीक है, और किससे बनाना है? ए ने बनाना है। पर माल जो टिम्बर लगेगा, ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग बने लगेगी और टिम्बर लगेगा, वो बी ही सामान देगा, गुड्स देगा, और उसकी मदद से घर कौन बनाएगा? ए बनाएगा। बी ने सामान दिया ही नहीं, जबकि ए अपनी लेबर लेकर तैयार खड़ा था। तो गलती किसकी है? बी की गलती है। बी को कॉम्पोजिशन देना होगा, क्लियर? अब आता है सी, स्टार्ट। A contracts with B to deliver to him
at a specified price certain merchandise on board a ship which cannot arrive for a month, and B engages to pay for the merchandise within a week from the date of the contract. B does not pay within the week. A's promise to deliver need not to be performed, and B must make compensation. ए ने सामान देना था सर्टेन मर्केंडाइज एक शिप पर ऑन बोर्ड अ शिप, ए गोइंग विद बी, ठीक है, शिप विच कैन नॉट अराइव फॉर अ मंथ, जो कि एक महीने तक शिप आया नहीं. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू डिलीवर टू हिम at a specified price certain merchandise on board a ship which cannot arrive for a month. B engages to pay for the merchandise within a week from the date of the contract. ठीक है. अब ए ने ए का सामान जो था वो शिप से आ रहा था और जो उसने देना था बी को एक प्राइस पे करने पर, लेकिन एक महीने तक शिप नहीं आया. और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके एक हफ्ते 1 वीक के अंदर अंदर बी को पेमेंट करनी थी. यहाँ कमी चाहे दोनों तरफ से है मगर पहली कमी बी की तरफ से है. ठीक है जी, क्योंकि पेमेंट के बाद माल देना था. B engages to pay for the merchandise within a week from the date of contract. B doesn't pay within a week. तो A's promise to deliver need not be performed. तो कॉम्पोजिशन B को देना होगा. पहली गलती B की तरफ से हुई है क्योंकि पेमेंट के बाद सामान देना था. अब सामान चाहे शिप नहीं पहुंचा, हार्डली मैटर्स. अब आता है इलस्ट्रेशन डी. स्टार्ट. A promises B to sell him 100 bales of merchandise to be delivered next day, and B promises A to pay for them within a month. A does not deliver according to his promise. B's promise to pay need not to be performed, and A must make compensation. ए ने सामान देना है. क्या देना है? 100 बेल्स ऑफ मर्केंडाइज. ठीक है. और बी ने देना है, उसके लिए पे करना है. ठीक है जी. और कब माल देना है? ठीक है. ए टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट डे. ठीक है. ए ने बी को माल अगले ही दिन यानी कि नेक्स्ट डे देना है और जो पेमेंट बी को पे करनी है वो एक महीने अ मंथ आफ्टर करनी है. इसने माल नहीं दिया तो क्या फिर वो बी की पेमेंट मांग सकता है? नो, बल्कि ए को कॉम्पनसेशन देना होगा. बीज प्रॉमिस टू पे नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. क्लियर? खत्म होता है 54. अब हम आ गए हैं सेक्शन 55 और 56, जो कि हम क्या बोलते हैं इसको? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल. इसे हम क्या कहते हैं? टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शादी के फंक्शन को कैमरामैन ने कवर करना है. वो जब शादी होनी है, जिस डेट को होनी है, जो मुहूर्त है, उसी समय कैमरामैन को अपनी सर्विस देनी है, उसी समय पुजारी को अपनी सर्विस देनी है, उसी समय कैटरिंग वाले को, फूल वाले को, सबको अपनी सर्विसेज देनी है. अगर उन्होंने उसके अगले दिन काम किया, क्या फायदा? ठीक है. अगर शादी के 2 दिन के बाद कैमरा वाला घर आके खड़ा हो गया दूल्हे के, चलो जी आज आपकी फोटोज ले लेता हूँ, इट इज ऑफ नो यूज. शादी का फंक्शन तो खत्म हो चुका है. या फिर अगर वो 2 दिन पहले आ जाता है, जी मैंने कहीं बाहर जाना है, मैं 2 दिन पहले ही आपकी फोटोज खींच लेता हूँ. नॉट पॉसिबल. टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? तो हम करने जा रहे हैं सेक्शन 55. कहां पर टाइम की इंपॉर्टेंस है, नहीं है, और इससे कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. हेडिंग से पढ़ो रजत. 55 नंबर. Effect of failure to perform at a fixed time in contract in which time is essential. वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम एसेंशियल है. स्टार्ट. When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, or certain things at or before specified times, and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल. अगर टाइम वाज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
और फिर भी लेट काम किया है दूसरी पार्टी ने, तो अब उसके लिए पे करना ना करना जो है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एडवांटेज ले रहे हो फिर आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो यू आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। ठीक है, आप ए पार्टी और बी पार्टी, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टाइम वाज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मगर ए ने टाइम पर काम नहीं किया जिसकी वजह से अब उसका काम बी के किसी काम का नहीं रहा। ए ने लेट परफॉर्म किया तो बी कह सकता है अपनी परफॉर्मेंस अपने पास रखो, अब मुझे नहीं चाहिए। कैटरिंग वाला 1000 लोगों का खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया और शादी से 3 दिन बाद आया और कहता है ये लो जी 1000 आदमी खाना पैक करके ले आया हूँ। आप क्या करोगे उसका? गरीबों को बांटोगे, भिखारी को खिलाओगे? मैरिज के सारे जितने भी गेस्ट आए तो जा चुके हैं। समझ में आया? नाउ यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। खाना लेना, खाना आप रखोगे अपने घर पे, आपकी मजबूरी नहीं है, आप उसे वापस कर सकते हो। यू डिड नॉट पे द कॉम्पनसेशन, बल्कि कॉम्पनसेशन वो देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सर अगर उसने हाफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो मतलब वो वैलिड होगा ना? मतलब हाफ का मतलब सर जैसे इसमें लिखा सर सो मच ऑफ इट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड, मतलब जितना नहीं हुआ वो वॉइडेबल होगा। उतना काम जो टाइम से कर दिया है उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। ओके, जैसे उसने 500 का खाना बना दिया तो जैसे वो ऐसा नहीं होता सीधा। जैसे 1000 बोरी राइस की सप्लाई करनी थी, एक आदमी ने टुकड़ों में सप्लाई करनी थी और करनी थी 1 नवंबर से पहले पहले, जबकि 1 नवंबर से पहले पहले सिर्फ 800 बैग्स ऑफ राइस ही सप्लाई हुई और वो दूसरी पार्टी ने, बी पार्टी ने यूज भी कर ली, तो अब उसे 800 ही की ही पेमेंट करनी पड़ेगी। वो रिमेनिंग 200 एक्सेप्ट करना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए पे करना भी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ लिखा है सो मच ऑफ इट हैज बीन परफॉर्म्ड। समझ? ओके, चलो आगे। तो मतलब सर अगर वो चाहे तो 800 वापस भी कर सकता है उसको? हाँ, अगर उसने पूरा नहीं किया वो 800 के 800 वापस भी कर सकता है। ओके सर। ओके, चलो आगे, क्योंकि वॉइडेबल है ना। हाँ यस सर। आगे चलो। Effect of such failure which when time is not essential. If it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure. अगर 1 नवंबर से पहले पहले काम करना था लेकिन टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 नवंबर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, माल का, और ए ने कहा मैं, बी ने नहीं पूछा, ए ने अपनी तरफ से कहा 1 नवंबर तक सारा काम पूरा कर दूंगा। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पता चलता है टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मगर फिर भी 1 नवंबर की बजाय 3 नवंबर को काम खत्म हुआ, तो जितना लेट हुआ है उसकी वजह से अगर बी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होगी, उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ acceptance of performance at time other than that agreed upon। चलिए If in case of if in case of a contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed. The promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ने लेट कर दिया, 1 नवंबर से पहले पहले काम खत्म होना था, इसने 5 नवंबर को किया। 5 नवंबर को अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है, समझ में आया, तो इसका कोई अधिकार नहीं बनेगा ए से कॉम्पोजिशन लेने का, लेकिन अगर इसने टाइम रहते ए को बता दिया था जो ये आप लेट कर रहे हो इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई आपको करनी होगी, ठीक है, तो बी ए से कॉम्पोजिशन ले सकता है। ये देखिए, for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed unless at the time of such acceptance, जब 5 नवंबर को
ये एक्सेप्ट कर रहा है, तब इसने बोल दिया, नोटिस दे दिया ए को यानी प्रोमिसर को ऑफ हिज इंटेंशन टू टेक कॉम्पनसेशन। अब मैं इसके लिए आपसे हर्जाना लूंगा, तो अब हाँ ये हर्जाना ले सकता है। ओके, अब हम आ गए हैं सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उसको परफॉर्म करना लीगल था, पॉसिबल था, वैलिड था, पर अब पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैंने आपको अपना घोड़ा बेचने का सौदा किया, मगर सौदा हो जाने के बाद घोड़ा मर गया। अब मैं चाह के भी आपको घोड़ा दे नहीं सकता, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। पर ये पॉसिबिलिटी एक नहीं कई प्रकार की होती है, जैसे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरा है लीगल इम्पॉसिबिलिटी, या फिर कई बार पर्पस खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो क्या होगा, पहले हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। स्टार्ट। Agreement to do impossible act. An agreement to do an act impossible in itself is void. मरे हुए घोड़े को जिंदा करने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, जो स्टार्टिंग से ही, इसे कहते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब हम करेंगे बात उस इम्पॉसिबिलिटी की जो पहले तो नहीं थी, वो बाद में पैदा हो गई, तो क्या होगा। स्टार्ट। Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful. A contract to do an act. जब कॉन्ट्रैक्ट A हुआ, contract to वेट वेट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उस काम को करना पॉसिबल था और दूसरा लॉफुल था, मगर बाद में या तो इम्पॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया, तो क्या होगा। स्टार्ट। a contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful. क्या होगा, बिकम्स वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फिर अगला, नेक्स्ट। Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. Where one person has promised to do something which he knew or with the reasonable diligence might have known, and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise. ए और बी दो पार्टीज हैं, एक को पहले ही पता है मैं वो काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो करना इम्पॉसिबल है। When one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be, बी को नहीं पता कि इम्पॉसिबल है, to be impossible unlawful, such promiser must make compensation। गलती एक ही है, इसको पता था कि मैं ऐसा काम करने का वादा कर रहा हूं जो मैं कर ही नहीं सकता। he should make compensation to such promisee for any loss with such। अब इसने कहा, इसको पता है कि मेरा घोड़ा मर चुका है, फिर भी अपने मरे हुए घोड़े को बेचने का सौदा इसने बी से किया। 5 लाख रुपए का घोड़ा है और कहता 3 दिन के बाद तुम्हें डिलीवर कर दूंगा, जबकि ये जानता है मेरा घोड़ा पहले ही मर चुका है। तो बी जो है उधार लेता है, लोन लेता है, पैसे तैयार करता है, और एन मौके पर जब डिलीवरी का टाइम आता है तब ये कहता मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा घोड़ा तो पहले ही मर चुका था। तो अब बी क्या कर सकता है, उसने जो लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसके ऊपर पड़ चुका है वो कॉम्पनसेशन के रूप में किससे ले सकता है, ए से ले सकता है। क्लियर। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन ए। स्टार्ट। A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is void. पहली लाइन जो है, कुछ भी इलीगल या कुछ भी इम्पॉसिबल को करने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सेकंड, A and B contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad. The contract becomes void. ये वैलिड था मगर बाद में आदमी पागल हो गया, अब शादी नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का वॉइड हो गया। नेक्स्ट, A contracts to marry B. Being already married to C and being forbidden by the law to which he is subject to practice polygamy, A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of his promise.
तो अब बात होगी, एक को पता था कि जो मैं वादा कर रहा हूँ वो इलीगल है, इम्पॉसिबल है करना, तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, A contracts to take in cargo for B at a foreign port. A's government afterwards declare war against the country in which the port is situated. The contract becomes void when war is declared. कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मगर उसके बाद वार होगी उस कंट्री के साथ, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नेक्स्ट, A contracts to act at a theatre for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. The contract to act on those occasions become void. प्रॉमिस देने का कॉन्ट्रैक्ट था मगर बीमार हो गए, यानी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, अब चाह के भी आप परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। नेक्स्ट 57 पढ़ लो। 57 58 खत्म करते हैं आज। 57, Reciprocal promise to do things legal and also other things illegal. Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promises is a contract but the second is a void agreement. अगर एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं तुम्हें कुछ इलीगल यानी देसी कट्टे रिवॉल्वर्स दूंगा जो इलीगल है बेचना, ठीक है, तो हथियार आर्म्स दूंगा और साथ में अपनी कार भी तुम्हें सेल करूंगा। आर्म्स के लिए मैं तुमसे लूंगा 10 लाख रुपए, ठीक है, कार के मैं तुमसे लूंगा 3 लाख रुपए, तो टोटल 13 लाख का सौदा हो गया। अब इलीगल आर्म्स सेल करना इलीगल है मगर कार बेचना लीगल है, तो दीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी सेपरेटेड, ए पार्ट एंड बी पार्ट। कार वाला पार्ट जो बी पार्ट है वो वैलिड है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और फर्स्ट पार्ट 10 लाख वाला वो इनवैलिड है, क्योंकि ये अलग करके देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर बात ये हुई 13 लाख में मैं कार भी दूंगा और साथ में 100 रिवॉल्वर्स भी इलीगल तरीके से चोरी के तुम्हें बेचूंगा, ठीक है। अब जब रेट अलग अलग नहीं लिखे गए थे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही वॉइड हो जाएगा। स्टार्ट इलस्ट्रेशन ए से। A and B agree that that A shall sell B to a house for 10,000 rupees, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay A 50,000 rupees for it. अब बिल्कुल सही है, The first दूसरा गलत है। The first set of reciprocal promises, namely to sell the house and to pay 10,000 rupees for it, is a contract. The second set is for an unlawful object, namely that B may use the house as a gambling house and is a void agreement. अब हम कर रहे हैं 58 को। स्टार्ट। Alternative promise one branch being legal. In the case of an alternative promise, one branch of which is legal and the other is illegal, the legal branch alone can be enforced. मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, बदले में या तो तुम अपनी कार मुझे दे दो या फिर तुम मुझे जो है 1 kg ओपियम दे दो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कार बेचना तो अलाउड है, तो 1 kg ओपियम पे कांटा लग जाएगा और इतना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पढ़िए। A and B agree that A shall pay B 1,000 rupees, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. This is a valid contract to deliver rice and a void agreement as to the opium. और अगला यूनिट स्टार्ट होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकल, जो कि सेक्शन 59 भी इंपॉर्टेंट है इसमें। 59, 60, 61 अगले सेशन में हम ये करेंगे। नेक्स्ट सेशन विल बी फ्रॉम सेक्शन 59। सेक्शन 59 से 61 पढ़ाया जाएगा अगले सेशन में। एनी क्वेश्चन?